गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। अलकादिर ट्रस्ट केस में अहम पेशरफ्त हुई है। विफाकी काबीना की जेली कमेटी ने 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फराह गोगी समेत 29 अफराद के नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी मुतालबा कर रहे हैं कि आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ खुद को एहतसाब के लिए पेश करें। उधर बिलावल भुट्टो मुसलसल मुस्लिम लीग नून पर तनकीद कर रहे हैं। कहते हैं कि PDM हुकूमत में इसलिए कामयाब नहीं हुए कि हमारे इत्तेहादी खिदमत करने के बजाय जाती दुश्मनियों पर तवज्जो दे रहे थे। आसिफ जरदारी ने पंजाब में उम्मीदवारों का इंतखाब शुरू कर दिया है। उधर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने PTI की एक साथ 32 विकेटें गिरा ली हैं। इस सब के बाद मुल्क की सियासत किस तरफ जाएगी, हालात में क्या तब्दीलियां आ सकती हैं, आपको बताएंगे। और दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे इजराइल और हमास के दरमियान जंग में 4 रोज के वक्फे से मुतालिक जिस पर इत्तफाक हो गया है। इसके तहत हमास ग्रुप 7 अक्टूबर से यरगमाल बनाए गए अफराद को रिहा करेगा, जिसमें 50 खवातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। इस जंग बंदी के बाद का मंजरनामा क्या होगा, ये आपको बताएंगे। और आखिर में बात होगी अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की, जिन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में सियासी ओहदेदारों पर कोई पोजीशन नहीं रखते। अमरीकी वीजे के मुंतजर अफगान शहरियों की हिफाजत के बारे में हुकूमत पाकिस्तान से करीबी और मुस्तकिल राब्ते में है और पाकिस्तान के लिए 4 नए प्रोग्राम शुरू करने की हिमायत का ऐलान भी किया, जिसमें बलूचिस्तान पुलिस की सपोर्ट और तरबियत भी शामिल है, जिसके लिए $4 मिलियन भी दिए जाएंगे। तीनों बातें अहम हैं, इन पर गुफ्तगू होगी, लेकिन सबसे पहले सियासी सूरत हाल का जिक्र। एहतशाम साहब, तहरीक इंसाफ के सितारे क्या बताते हैं आपको? देखिए, मुश्किलात तो उनकी बढ़ रही हैं, हर आने वाला दिन उनकी मुश्किलात बढ़ा रहा है। ठीक है, वोट बैंक है, कोई भी इनकार नहीं करता उनका। उनकी सोशल मीडिया जो है ना, वो मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। कम से कम गाली ब्रिगेड तो उनका ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। ठीक है ना, चलें, ये उनका ज़र्फ है। और चाहे वो अब हमारे साफियों को भी अब तो सुना है शेर अफगन साहब गालियाँ निकाल रहे हैं आजकल। क्या नाम, मरवत साहब जो है, वो कह रहे हैं कि हमारा सोशल मीडिया आपका मुकाबला करेगा। एनीवे, वो करें, हमारा काम तो है कि फैक्ट को पेश करना साफ की बरादरी का। किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, ये ठीक है, इन्फ्लुएंस आपकी अपनी होनी चाहिए। देखिए, अब सीधी सी बात है, अपना तलखियाँ तो बढ़ रही हैं। अब जब तक इलेक्शन शेड्यूल नहीं आता, गहमा गहमी फुल तरीके से नहीं नजर आएगी सलमा। लेकिन एक बात है कि जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ऑपरेट कर रहे हैं ना, वो तलखी बढ़ाना है, या ये कि वो जिसको कहते हैं प्रोवोक कर रहे हैं PMLN को, मुसलसल गोलाबारी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि जी हमने जवाब नहीं देना। और आपने देखा अपने ख्वाजा साहब तो कहते हैं कि बिलावल साहब हमें आप ना ही छेड़ें तो बेहतर है। आप फजल रहमान साहब की देखें, उनकी लगता है कि गेम किसी हद तक बन गए, दोबारा से रेलिवेंट होते नज़र आ रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं। पीपल्स पार्टी थोड़ी देर के लिए कहीं की लगती है कि ट्रेन मिस कर दी है, लेकिन सिंध की हद तक लगता है उनके मामला बेहतर हो जाएंगे। आज जो एक इंटरव्यू दिया उन्होंने, शायद हमारे चैनल पर दिया है, फॉर्मर स्पीकर जो हैं राय साहब ने, उसमें तो उन्होंने बड़ी तारीफ़ें भी की हैं, एस्टैब्लिशमेंट की तारीफ़ें की हैं। और बहुत से हवालों से उन्होंने ये भी कहा है कि जी ठीक है, हर पार्टी को हक है अपना तरीक़ाकार इस्तेमाल करके, और वो जिसको कहना चाहिए अपना वज़ीर आज़म और प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर लेके आए। बाय द वे, पंजाब में जो सूरत हाल बननी है, बैटल ग्राउंड तो यही बनेगा। सारी पार्टियां जो है ना यहीं पे आजमाएंगी अपना जोर जो है। और देख लें, IPP इस्तेकाम पार्टी कहती है जी चीफ मिनिस्टर हमारा होगा। शायद उनको भी अंडरस्टैंडिंग है कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर हमारा हो। लेकिन तारीख ये बताती है, सबक ये बताता है कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर एक ही पार्टी का होते हैं। नवाज शरीफ साहब जब भी 2 दफ़ा 3 दफ़ा आए और हमने देखा कि चीफ मिनिस्टर उन्हीं की पार्टी का होता है, कॉम्प्रोमाइज जी हाँ। और मरहूम बीबी, आपको याद होगा, दोनों दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनी है, चीफ मिनिस्टर उनका पंजाब में नहीं था, पंजाब नहीं था साथ। वो हमेशा यही कहती रही कि मुझे हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, तो इस तरह लेनी चाहिए कि पंजाब हमारे साथ हो। तो बहुत सारे सलमा इफ्स एंड बट्स हैं। हाँ, अब ये है कि ये बात कम अज़ कम बड़ी तेज़ी के साथ क्लियर होती जा रही है कि इलेक्शन, कुछ लोगों ने पिछले दिनों फिर कहा था कि जी इलेक्शन डिले हो सकते हैं, लेकिन अब वाइब्स जो आ रही हैं, सारे तैयार हैं, गिरफ्त हो चुके हैं, इलेक्शन होगा। अच्छी बात है, इलेक्शन हो जाए और उसके नतीजे में बार बार जो हम बात कर रहे हैं कि अदम इस्तेकाम ख़त्म हो, गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म हो, इकनॉमिक मेल्टडाउन जो बहुत हो चुका है उसको रोकने में किसी तरह कामयाबी हो। तो मेरा ख्याल है सारी चीज़ें, सारी सियासी जमातें अपना अपना जोर आजमा रही हैं। लेकिन आखिरी बात फोरग्राउंड कंक्लूजन यही लग रहा है कि लोगों को PMLN को यकीन है कि वो जीत जाएंगे, और उनको यकीन दहानी भी करा दी गया है। और ये यकीन सिर्फ PMLN को ही और किसी को लेकर कबूलियत और मकबूलियत क्योंकि दोनों हो गई हैं, तो ज़ाहिर तो ये लगता है उनका चांस है। अच्छा, लेकिन वैसे PMLN को मिला के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की अगर डॉक्टर साहब बात करें, अवाम को ऑफर करने के लिए क्या है इनके पास? सलमा, आप बड़ा सख्त किस्म के सवाल कर देती हैं कि उन पार्टी से पूछें। आप देखिए, 78 दिन रह गए हैं इलेक्शन को, 78 डेज,
اور اس وقت پاکستان کے دو سب سے بڑے پرابلمز ہیں. ہاں 24 کروڑ پاکستانیوں کا پرابلم ہے مہنگائی کا. 42% حکومت کے اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی. پچھلے سال بھر میں 86% آٹے کی قیمت بڑھ گئی ہے, چاول کی قیمت 77% ایک سال کے اندر بڑھی. یہ پرابلم ہے. دوسرا سب سے بڑا پرابلم ہے دہشت گردی کا. سال بھر میں کوئی 120% اضافہ ہوا ہے دہشت گردی کے انسیڈنٹس میں. روز کے 2-3 فوجی ہمارے شہید ہو رہے ہیں آج روزانہ بھی کی 2 بنیاد. ہمارے فوجی شہید اچھا, ہوئے. اب آپ نے وہ پارٹی کا ذکر کیا, احتشام صاحب نے فیکٹس کا ذکر کیا, تلخی کا ذکر کیا. بھائی ضرور کریں تلخی, آپس میں جھگڑیں نہ جھگڑیں. ہمارے پرابلمز کا حل کس نے دینا ہے؟ مجھے بتائیں کہ سب سے بڑی پارٹی 2018 میں پی ٹی آئی کی تھی, اس کے بعد نواز لیگ کے ووٹ تھے, پھر پیپلز پارٹی تھی. ان تینوں نے کچھ کہا کہ وہ مہنگائی کا جو ہمارا ایشو ہے اس کو کس طرح دور کریں گے. ان تینوں نے کچھ ابھی الیکشن ہونے سے پہلے اگلے 78 دنوں میں کوئی ہمیں کچھ حکمت عملی بتائی کہ وہ دہشت گردی کی سیکیورٹی پالیسی کیسے بنائیں گے؟ نہیں. مطلب حکومتیں آتی ہیں, پارٹیز آتی ہیں, اکنامک پالیسی بنانے آتی ہیں, سیکیورٹی پالیسی بنانے آتی ہیں, اور کیا تیسرا کام ہے ان کا؟ بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا, اب مجھے بتائیں کہ وہ تلخی کریں نہ کریں, لڑیں نہ لڑیں, اس میں جو ہم لوگ یہاں 4 لوگ بیٹھے ہیں, ذوالفقار صاحب لاہور میں بیٹھے ہیں, ہمارا کیا مفاد ہے ان سارے کھیل میں؟ وہ آپس میں لڑیں یا نہ لڑیں, ہمارا تو مفاد ہے ہمیں بتائیں کہ مہنگائی کس طرح دور کریں گے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ وہ دہشت گردی ہے ملک میں, اس کو کس طرح دور کریں گے. ڈاکٹر صاحب پی ڈی ایم الیکشن آ جائے گا. 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی جب پارٹیاں آئی تھی تو انہوں نے سب نے دعویٰ کیا تھا کہ اکانومی ٹھیک کرنے کا ہمارے پاس سولوشن ہے, ہم اب مہنگائی کو ہم ختم کر کے دکھائیں گے. وہ تو نتیجہ دکھا دی بہت زبردست دکھا دی. تو پھر معاملہ یہ ہے کہ اگر الیکشن سے پہلے ان کے پاس اس کے کوئی حل نہیں ہے ہمارے پرابلم کے, تو پھر بعد میں وہ کیا کریں گے؟ الیکشن جیت جاتے ہیں, میں کہتا ہوں کوئی بھی پارٹی جیت جاتی ہے, کسی کے پاس حل ہے ان چیزوں کا. اور وہ خان صاحب بھی تو وزیر اعظم بننے کے بعد جب ان کو مسائل بتائے جاتے وہ کہتے تھے میں وزیر اعظم بن گیا ہوں. ہم دن رات ان کی باتیں کرتے ہیں کہ تلخی ہو گئی ہے نہیں ہو گئی. اس میں ہمارا کیا کھیل ہے؟ ہمارا انٹرسٹ کیا ہے؟ 24 کروڑ پاکستانیوں کو مفاد کیا ہے سارے کھیل؟ ایگزیکٹلی. لیکن ابھی انور صاحب ساری پولیٹیکل پارٹیز اس وقت ایکٹیو ہیں. استحکام پاکستان پارٹی ورکرز کنونشن کر رہی ہے, چیئرمین پی ٹی آئی پیپلز پارٹی لگے ہوئے ہیں اپنے جلسوں میں, ورکرز کنونشن میں, نون لیگ ایکٹیو ہے, استحکام پاکستان پارٹی. لیکن بلاول بھٹو اور ان کے والد پیپلز پارٹی میں 2 مختلف ڈائریکشنز میں چل رہے ہیں. اصل میں پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے کیا؟ ان کو یہ تو سمجھ آ گئی کہ سندھ پتہ نہیں بچتا ہے نہیں بچتا, وہ صرف سندھ کی حد تک محدود ہیں, وزیر اعظم ان کا نہیں بننے والا. تو ابھی ان کی اصل میں پارٹی کس پوزیشن پہ چل رہی ہے اور پارٹی کے اندر چلتی کس کی ہے؟ دیکھیے ان کی جو پارٹی کی پوزیشن ہے وہ بڑی واضح ہے کہ انہیں پتا ہے کہ وہ وفاق میں اپوزیشن میں بیٹھیں گے, اس لیے وہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سندھ کو بچا لیں. سندھ کو بچانے کے لیے آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ مفاہمت کی سیاست کر رہے ہیں اور ڈائیلاگ کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کر رہے ہیں اور وہ باقی دیگر جو الیکٹیبلز ہیں, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان سے بھی رابطے میں ہیں. اب بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ پاپولر جو پالیٹکس ہوتی ہے اس کی بات کر رہے ہیں. وہ عوام میں خود کو پاپولر کرنے کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں وہ اپنے جو اپوننٹ پارٹیز ہیں ان کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں. جو 16 ماہ میں وہ مخلوط حکومت کا حصہ رہے ہیں اس میں اب ایک سیاسی جماعت کو مورد الزام بھی ٹھہرا رہے ہیں. جو پولیٹیکلی ماضی میں ہوتا ہے وہ کر رہے ہیں. یہ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ نہیں کہ ان کے والد کی نئی پارٹی میں چل رہی یا ان کی رفٹ ہے پارٹی کے اندر, ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ صرف ایک پولیٹیکلی یہ ایسا ہوتا ہے جب آپ انتخابات کی طرف جاتے ہیں تو آپ کی سیاسی حکمت عملی ہوتی ہے کہ کس نے کس سیاسی جماعت کو برا بھلا کرنا ہے اور کس نے ان سے ڈائیلاگ کرنا ہے اور کس نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں رہنا ہے. تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کا حکمت عملی ہوتی ہے جب وہ انتخابات کی طرف بڑھتے ہیں. تو یہی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اور آصف علی زرداری صاحب کی پالیسی ہے کہ انہوں نے مفاہمت بھی کرنی ہے, بات چیت بھی کرنی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی دیکھنا ہے, جبکہ بلاول بھٹو زرداری نے عوام کو انٹیکٹ رکھنا ہے اور انہوں نے بتانا ہے کہ جو ایک زمانے میں کہا کرتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سارے 4 صوبوں کی زنجیر کہا کرتے تھے بے نظیر, وہ اب وہ ریوائول چاہتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری اس طرف لگے ہوئے ہیں اور جو حالات ہیں اس وقت لیول پلینگ فیلڈ میں اپنا حصہ حاصل کرنے کے لیے آصف علی زرداری صاحب اس طرف لگے ہوئے ہیں. لہٰذا یہ دونوں باپ اور بیٹا جو ہیں وہ ایک پالیسی کے تحت چل رہے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں نا انہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت جس کا نام مسلم لیگ نون ہے, تمام الیکٹیبلز ان کی طرف جا رہے ہیں. جو چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اتحاد ان کی طرف ہو رہے ہیں, ان کے ساتھ کیے جا رہے ہیں. بڑی سیاسی جماعتیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کے مذاکرات چل رہے ہیں.
تو یہ سارے جو انڈیکیٹرز ہیں یہ بتاتے ہیں کہ وفاق کے اندر ایک مخلوط حکومت ہوگی اور ڈرائیونگ سیٹ پر پاکستان مسلم لیگ نون ہوگی. بالکل وہاں پر شام صاحب کی تھی وہ پرانی بات ہوگی ہے کہ جس کے پاس وفاق ہوگا صوبہ بھی اس کے پاس ہوگا پنجاب, یہ کہا جاتا تھا پہلے. لیکن اب جو پالیٹکس ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. پہلے آپ عوام کی طاقت سے آیا کرتے تھے, کچھ نہ کچھ حصہ ہمارے دوستوں کا بھی ہوا کرتا تھا. اب ساری جو طاقت ہے نا عوام کی وہ کہیں اور ہے. اس طاقت کے ذریعے آپ آتے ہیں. عوام والا جو یہ اب کل نہیں رہا عوام, یہ جز ہو گیا. یہ تو ہماری جمہوریت کا حسن ہے نا, اس لیے اس کو مان نہیں پڑنے دیتی ہے ہمارے سیاسی آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کر دی, بات کنکلوڈ کرتے تو ہوئے. اس لیے سلمہ مجھے جو دکھائی دے رہا ہے وہ یہی ہے کہ اب سندھ میں آپ دیکھیں نا آئی پی پیز نے آج جس طرح 32 جو وکٹیں اڑائی ہیں پاکستان اس کی تحریک انصاف کی, تو مجھے بتائیے اس سے ثابت ہوتا ہے, نظر جو آ رہا ہے ہمیں کہ سندھ کے اندر بھی آئی پی پی موجود ہوگی, پنجاب کے اندر بھی موجود ہوگی, کے پی کے میں خٹک صاحب ہیں اور وفاق میں بھی کچھ نہ کچھ, اس لیے ان کو وفاق میں بھی کچھ وزارتوں میں حصہ مل سکتا ہے. اور اگر پنجاب کی بات یہ وزارت اعلیٰ نہیں ملے گی, میں بتا لکھ کے لے لو, نون بنے گی تو نہیں دے گی. دیکھیے ایسا نہیں ہے, وہ نون کے دیکھیں نا ساری چیزیں ان کے. پھر آپ شام صاحب وہی بات کرتے ہیں, مجھے جذباتی کر دیتے ہیں. عوام کے طاقت سے آئے تو پھر اپنا وہ کچھ کرے نا. جب آپ کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں, مجھے جب آپ کو چیز دیں گے تو پھر آپ مجھ کو کہیں گے کہ انور صاحب میری یہ بات مانیں, اور مجھے ماننی پڑے گی. سلمہ کہتی ہے پہلے بھی خود اپنی مرضی سے آتے تھے, عوام کی طاقت پہ آتے نہیں, پہلے جب آپ دیکھتی تھی نا کہ ایک عوام کا جوش و خروش ہوتا تھا اور وہاں پارٹیسپیٹ کیا کرتے تھے. اب آپ اس انتخابات میں دیکھ رہے نہیں کہ پچھلے 10 سے 15-20 برس آپ دیکھ لیں, مشرف صاحب کی گورنمنٹ جب آئی تھی, انہوں نے جب ٹیک اوور کیا تھا, اس کے بعد کی حالات بڑے تبدیل ہوتے گئے. اب یاد کیجئے کہ اب 2018 میں کیا سچویشن تھی. وہ پہلے نمبر والی جماعت تھی, حکومت میں آئی, اب وہ ان کی قیادت جیل میں, اور وہ دوسرے نمبر پہ چلے گئے, شاید اس سے بھی آگے چلے گئے. اب جو اس وقت جیلوں میں جلا وطن تھے اور الیکشن کے لیے نااہل تھے, آج وہ لاڈلے ہیں, انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں اور حکومت بنانے کے موڈ میں. دیکھیں یہ وقت کی باتیں ہیں. آج آپ لاڈلے ہیں, کل احتشام صاحب ہوں گے, وقت کی بات تو ہے, لیکن اگلے دن ذوالفقار صاحب ہوں گے. تو ذوالفقار صاحب کی دیکھیں نا سلمہ, آپ کو کسی ایک مخصوص حلقے میں خود بہتر کرنے کی ضرورت ہے نا. آپ نے وہاں پر اپنے آپ کو کرنا ہے تو انہیں دیکھیں, میں وڈرا کر لیتا ہوں. سلمہ نے اپنا نام نہیں لیا ہماری طرف سے انہیں لاڈلا کہہ دیجیے صاحب کو. چلے ذوالفقار صاحب, آج کے دن کے لیے آپ لاڈلے ہیں. آپ نے یہ بتانا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی نے آج پی ٹی آئی کی 32 وکٹیں مزید گرائی ہیں. ایک تو پی ٹی آئی بظاہر یہ لگتا ہے کہ بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز جس پہ میں چاہوں گی کہ آپ بات کریں, پی ٹی آئی کے پاس شاید اب لوگ نہیں بچے, یا کیا ریزن ہے کہ انہوں نے اب اپنے وکلا کو پارٹی میں پوزیشنز دینی شروع کر دی ہیں. شیر افضل مروت صاحب کو انہوں نے پارٹی میں سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا دی ہے, 9 ترجمانوں کی نئی فہرست جاری کی ہے. کیا آئندہ الیکشن میں ان کے امیدوار بھی وکیل ہوں گے؟ دیکھیں جی, یہ چیئرمین پی ٹی آئی کہہ چکے ہیں کہ میں وکلا کو ٹکٹیں دوں گا. ان کا خیال ہے کہ وکلا شاید تھوڑا بہتر طریقے سے ان کا کیس لڑ سکتے ہیں پولیٹیکلی اور لیگلی. لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ خان صاحب کا جو ماضی میں ٹریک ریکارڈ رہا ہے, وہ باتوں کو, سنی سنائی باتوں کو, اور جس طرف جو کو مشورہ دیتا ہے اس کو اسی انداز میں لے کے چل پڑتے ہیں. اپنی ذاتی وزڈم اور گراؤنڈ ریالٹیز کو بہت کم اپلائی کرتے ہیں. اچھا, جہاں تک بات ہے پاکستان کی سیاست کی اوورال, تو پاکستان کی سیاست جس کو ہم نظریاتی سیاست کہتے تھے, میں تو پہلے ہی کہتا ہوں یہ مالیاتی بھی زیادہ ہو گئی ہے اور یہ فل ٹائم سیاست بطور بزنس بن گئی ہے. اب تو آڈیو ویڈیو اور انٹرویوز کی مرہون منت ہو گئی ہے. یعنی پرانے جو انٹرویوز چل رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ, وہ تو سب کے کانوں میں گونج رہے ہیں اور سب کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں. اب ملک ریاض صاحب کے انٹرویو کی گونج ہے کہ ان کا انٹرویو آئے گا اور وہ ساکو نثار صاحب کو بے نقاب کرے گا, وہ پچھلی حکومتوں کو کرے گا, کس اہم شخصیت کو وہ بے نقاب کریں گے, 190 ملین کی بات کریں گے, 400 ارب کی بات کریں گے, کس نے کیا ڈیل کی, کس گورنمنٹ نے کیا ان کے ساتھ کیا. تو اب یہ سوشل میڈیا اس پہ بھرا ہوا ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی 90 اور 88 میں جو چورن دونوں پارٹیاں بیچا کرتی تھی ایک دوسرے کو بلیم گیم کر کے, وہ آج 2023 میں دوبارہ بیچنے کی کوشش کر رہی ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ 2023 کا ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں, سیاست چینج ہو گئی ہے, ووٹر کا مزاج چینج ہو گیا ہے. میڈیا یعنی 90 میں 1-2 اخبار اور ایک چینل کی دور تھا, اب سوشل میڈیا ہے, 170-80 چینل ہیں, 400-500 اخبار ہے. اس دور کے اندر وہ
वाला जो चूरन है वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सही। ये ज़हन में रखिए कि आज आपका मौजू है कि पता नहीं पार्टियों में तसादम होने जा रहा है। ये तसादम नहीं करते, ये बड़े सियाने हैं, ये स्क्रिप्टेड सारा तमाशा हो रहा है और एक हद तक ये जाएंगे और उसको आगे पता है कि लड़ाई जब बढ़ेगी तो ये स्पेस इनके पास भी नहीं रहेगी और किसी और के पास चली जाएगी। लिहाजा ये लड़ाई करते हैं कंट्रोल्ड, यानी उनको पता है कि कहां तक जाना है और वो समझ नहीं आ रही कि जो पॉपुलर बयानिया चेयरमैन पीटीआई का बिक रहा है, कम अज कम आप उसी को ही कॉपी कर लें। वो क्या चूरन बेच रहा है, वो सारे 4, 5, 6 पॉइंट्स हैं। वो ओवरसीज को क्या बेच रहा है, वो यूथ को क्या बेच रहा है, वो मजहब कार्ड कैसे लेकिन इस्तेमाल जो कर रहा वो है, बेच रहे हैं, अगर वही चीजें ये जो लोग भी पॉपुलर बेचेंगे है, तो फिर इनकी कम अज सियासत कम आप तो- उसी की बात कर लें। अच्छा ठीक है जुल्फकार साहब, आपकी नहीं सलमा, मैं ये बातें कह रहा हूं कि कम अज कम अगर आपने 2023 के मैकेनिज्म को, सिस्टम को, चीजों को, रिक्वायरमेंट को समझ के नहीं चलना, हाँ 2023 में 90 का सौदा बेचना है तो बाबा बड़े साल हो गए हैं, 33 साल पीछे हैं आप बाकी दुनिया से। तो आज कोई 90 का सौदा खरीदने को तैयार नहीं है 2023 में। बिल्कुल ठीक है। ये बात अक्सर डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज अभी पीछे खड़ी हैं और जो नई पॉलिटिकल पार्टी बनी तहरीक इंसाफ, उनके पास यंग वोटर्स भी हैं, उनको स्ट्रेटजीज भी आती हैं कैसे उस वोटर को एंगेज करना है। लेकिन अभी जो जुल्फकार साहब कह रहे हैं शाम साहब के बाय स्क्रिप्ट या बाय डिजाइन ये चीजें हो रही हैं, ये स्क्रिप्ट इन पॉलिटिकल पार्टीज का अपना बनाया हुआ है या जो इनको लाते हैं वही स्क्रिप्ट भी देते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस? देखिए इसका भी मैं जवाब देता हूँ। जो अभी डॉक्टर साहब से आपने शुरू में सवाल पूछा था ना कि अवाम को देने के लिए जवाब देना है जी। हाँ देंगे जरूर देंगे, नहीं दूंगा। अवाम को देने के लिए क्या है, तो मुझे वो याद आ गया कि वो कहते हैं कि जी जिंदगी खूबसूरत नहीं होती, बनाना पड़ती है। सही। झाड़ियाँ खुद ब खुद उठती हैं, बाग लगाने पड़ते हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कोई भी नहीं खूबसूरत करता। बात। बड़ा शायराना मूड आया। बस वैसे ही बन गया जी। अच्छा अब देखें बात ये स्क्रिप्टेड की, मैं कई दिनों से आपको ये कह रहा हूँ कि चीज़ें बहुत स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रही हैं। उसमें मुझे ध्यानदारी के साथ कुछ नहीं शुबा नज़र नहीं आ रहा कि चीज़ें कैसे गलत तरीके से अनफोल्ड होंगी या लोगों को कोई बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो वो साइफर केस वाला तो अदालत डॉक्टर ने साहब एक महीना आगे आप कर मुझे ये बताएं, आपके 2002 में जब पीएमएल तोड़ के पीएमएल क्यों बनाई गई थी, एक वोट से जनाब उनकी पार्टी बनाई गई थी। फिर आपको याद होगा कि पंजाब में भी बेनजीर के जमाने में यासीन मंजूर भट्टो को बनाना था चीफ मिनिस्टर, वोट कम थे। आजम तारक मरूम वो जो रश्के जंगी वाले थे, उस पे बीसियों केसी तक मर्डर के, उसके सारे केस खत्म करके उसको जनाब पार्लियामेंट में लाया गया था और एक वोट से उनकी हुकूमत बन गई थी। देखिए ये जो हम कहते हैं ना प्रेशर के साथ, और जब जरूरतों की बात होती है तो सारी हुकूमतें एस्टैब्लिशमेंट पीछे खड़ी हो जाती है। देखिए बदलते हुए हालात में अब इसको आप स्क्रिप्टेड कह लें या आप कह लें कि जी राइटिंग ऑन द वॉल कह लें, चीज़ें जिस तरीके से चल रही हैं। नवाज शरीफ साहब देख लें, एक बयान कल उन्होंने छोटा सा दिया है, वो भी मेरा ख्याल है बताया गया कि जिस पे आपने ये जवाब देना है, जो उन्होंने कहा जी रियासत मदीना को अब भूल जाना चाहिए। ये जो इंकशाफात किए हैं मानिका साहब ने उसके बाद से, तो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि जी इलेक्शन होने जा रहा है। इलेक्शन के नतीजे में एक बड़ी पार्टी जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, पीएमएल पार्टी एक बड़ी पार्टी है, पंजाब की पार्टी है, जीतने की पोजीशन में है। ठीक है, राना सनौरा साहब तो कह रहे हैं जी 124 सीटें ले लेंगे। अब सवाल यह है कि जो दूसरी बड़ी पार्टी थी वो पीछे रह गई है, वो ट्रेन उन्होंने मिस की है, जो है पीपल्स पार्टी है। अभी वो इस जहाँ पोजीशन में नहीं है कि वो नहीं भाग है, में। जहां तक पीटीआई है वोट बैंक है, लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं बार बार कि जी बल्ले का निशान होगा नहीं होगा। ठीक। अब नायली साइफर में होगी या किसी और में होगी, पार्टी बैन होगी नहीं होगी, अब फॉरेन फंडिंग में, वो सारी ये चीजें सारे सिनेरियो सवाल बिल्डिंग हो रही है अभी अपनी जवाब जगह तलब पे है। है। बिल्कुल ठीक है। मैं अनवर साहब से खाबर मानी का जो इंटरव्यू हुआ उसके बाद की सिचुएशन में उस पर बात करूंगी, लेकिन उससे पहले हमारी जो डॉक्टर साहब सियासत और मईशत बिल्कुल अलहदा हो गई। हमने देखा कि SIFC के बाद जो इनिशिएटिव्स लिए गए मईशत को इस्तेकाम की तरफ लाने के लिए या बचाने के लिए, उसके हमने फ्रूटफुल नताइज भी देखे। आपके ख्याल में क्या हमारी मईशत को सियासत से अलहदा करने का फायदा हुआ? देखिए अभी एहतशाम साहब ने कहा राइटिंग ऑन द वॉल, ये दिस इज अनदर राइटिंग ऑन द वॉल जिससे हमें सबक सीखना चाहिए। पिछले कुछ माह से हमारे पास एक गैर सियासी हुकूमत है और मैं समझता हूँ बहुत सारे माशी फैसले जो हैं वो सियासी एजेंडे के तहत नहीं किए जा रहे, सियासी असर रसूख नहीं है। आप सोचिए कि एक टॉप लेवल पे हमारे सियासतदान बैठते हैं, उनके नीचे पूरी हुकूमती मशीनरी है, सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज हैं। आप सोचिए कि सिर्फ ऊपर से आपने हुकूमत की मशीनरी बदली है, 50 अरब रुपया चोरी का, बिजली की जो चोरी है वो वसूल हो गया। पहले क्यों नहीं उसका? यही सेक्रेटरी बैठे हुए थे, यही नेपरा भी थी, यही डिप्टी सेक्रेटरी बैठे हुए थे। वो 50 अरब रुपया इज अ लॉट ऑफ मनी, वो क्यों नहीं कर सके? करेंसी की स्मगलिंग होती थी, वो अब क्यों रुकी है, वो पहले क्यों नहीं रोक पाए?
एक्सचेंज कंपनीज को बंद कर रहे हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही थी। वो पहले सियासी हुकूमतें क्यों नहीं कर पाई, वो अब क्यों हो रहा है? सियासी हुकूमत के दौरान आपने देखा 340 रुपए का डॉलर हो गया था, अब ये 286 रुपए पे चल रहा है। तो ये सारे मामलात हैं, इससे कोई सबक सीख लें हम और किसी तरह अपने सियासतदानों को मजबूर कर दें कि वो तलखियां तो करते रहें अपने सियासी हरीफों के साथ, हमारे जो इंटरेस्ट हैं उन पे कॉम्प्रोमाइज ना करें, उनके ऊपर फोकस तो करें। कॉम्प्रोमाइज तो दूर की बात है, उसमें फोकस करें, हमें कोई सोल्यूशन बताएं, हमें बताएं कि हमारी महंगाई का बोझ किस तरह दूर करना है, हमें बताएं कि जो दहशतगर्दी इतनी तेजी से बढ़ रही है इसके पास उनके पास क्या हिकमत अमली है। अवाम को अपने आइंदा एक जुमला इजाजत दे, डिमांड सोल्यूशन करना की चाहिए। बात शॉर्ट की है, जब नवाज शरीफ साहब दूसरी मरतबा आए थे ना जीत के, उन पे एक प्रोग्राम किया था काशिफ अब्बासी ने, और पहले उसने क्लिप दिखाए कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले क्या कहते थे कि हमारी सारी टीमें तैयार हैं मईशत को बेहतर करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए, कॉमर्स को ठीक करने के लिए, जब हम आएंगे हर चीज़ इन प्लेस था, फौरन ठीक हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने क्लिप दिखाया, फौरन बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा देखे थे हम आ गए हैं सारी चीजें, अब आप, मैं चाहूंगा कि कौम हमें मशवरा दे, हमें बताए कि हमें किधर जाना है। ये ठीक क्लिप है। मौजूद है। अच्छा, कि ये हमने हदायत दे। पीटीआई में भी यही रेपिटेशन हुआ इसका। बिल्कुल ठीक है। अनवर साहब, इंटरव्यू की बात हो रही थी खैबर मानेका साहब का, उस इंटरव्यू की गूंज अभी तक सोशल मीडिया पे मौजूद है। आपने टॉप ट्रेंड अगर ट्विटर पे देखा हो पाकिस्तान के अंदर, इंतहाई घटिया और शर्मनाक, आप इवन उसको कोट भी नहीं करेंगे, कमेंट भी नहीं कर पाएंगे। शाहजेब खानजादा ने वो इंटरव्यू किया, उसके बाद उनकी फैमिली को जितना ट्रोल किया गया, बुरा भला कहा गया, उनकी फैमिली की पिक्चर्स शेयर की गई, अभी तक आप कोई प्लेटफॉर्म खोलें आपको पीटीआई के लोगों की तरफ से वो तस्वीर और वो गलीज जबान नजर आएगी। क्या सहाफियों के अगेंस्ट ये रवैया दुरुस्त है? देखिए, अगर आप बात करें, हम जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी कहा करते थे ये जो तकसीम की सियासत है और ये जो गालम गलोच की सियासत है ये माशरे को तबाह करेगी। और आपने देखना हमारी सोसाइटी को उसने ना सिर्फ डिवाइड किया बल्कि इस हद तक हम चले गए कि हमारे घर में बैठे हमारी माँ बहन हम बेटियां पर्सनैलिटीज से इख्तलाफ नहीं करते, हम खानदान तक पहुंच जाते हैं। वो भी महफूज नहीं है। अब जहाँ तक आपने इंटरव्यू की बात की भी, हमने कहा कि ये बिल्कुल गैर अखलाकी इंटरव्यू था, लेने वाले ने भी गैर अखलाकी हरकत की और देने वाले ने भी। देखिए, लेकिन आप इसको जरा इसका पस मंजर में जाइए कि ये इंटरव्यू हुआ क्यों और किस लिए किया गया। आपको याद होगा हमेशा से जब कोई इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है तो किसी एक इसी तरह के मखसूस चैनल को ही उसका इंतखाब किया जाता है, उस अखबार का या उस टीवी चैनल का। वही माजी की तरह वही उसी टीवी चैनल का इंतखाब किया गया, क्योंकि जब हम खुद को पेश करते हैं कि हम भी गंदी सियासत का हिस्सा बनेंगे तो फिर इस तरह होगा। ये हम हमेशा एक बात करते हैं कि वो जर्नलिस्ट हो या कोई मुखालिफ जमात का कोई सियासी कारकुन हो, किसी के खिलाफ इस तरह की जुबान इस्तेमाल करना मुहज़्ज़ब माशरों की निशानी नहीं। इससे सियासी जमातें नई आने वाली नस्ल को मजीद तबाही की तरफ लेकर जा रही हैं और आपने देखा हो भी ऐसा रहा है। इंटरव्यू की बात की, देखिए हमने कल भी कहा था कि इंटरव्यू लिया क्यों गया, दिया क्यों गया। शायद खैबर मानेका ने अपने ऊपर बनने वाले जो केसेज हैं, मुबैना जो केसेज हैं, उनसे जांच छुड़ाने के लिए किया होगा, वो इस हद तक चलेगी। देखिए, आपके साथ जिंदगी का एक इतना हिस्सा बसर किया, आप उनके बारे में ये बात करें जो आपकी साहबका अहलिया है, फिर ठीक है। अच्छा चले, इसमें आपने देखा सोशल मीडिया पे अब जो तो जिनकी एफिलिएशन पीटीआई के साथ है उन्होंने नून को, और जिसने इंटरव्यू किया शाहजेब ने, उसको बुरा भला कहा, और जिनकी एफिलिएशन नून के साथ है उन्होंने कहा देखो जी इनका किरदार क्या है। अब दोनों एक दूसरे के किरदार के अंदर भी डिवीजन आ गई है। अब कोई पीटीआई का जर्नलिस्ट है, कोई नून लीग का जर्नलिस्ट है, पीटीआई के दौर से। जी उस वक्त भी ये कहते थे कि ये जो तकसीम है ये दुरुस्त नहीं है, हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए या इदारे की पॉलिसी है या किसी का एजेंडा लेकर चलते हैं, ये हमें आगे मुस्तकबिल में जाकर इसको नुकसान होगा। देखिए, इख्तलाफ करने में और ट्रोलिंग करने में फर्क है। आपको याद होगा कि हम उस वक्त भी कहते थे कि जो खवातीन है, जो पीटीआई जो जर्नलिस्ट फीमेल हमारी खवातीन एंकर्स थी, उनके बारे में ट्रोलिंग करते रहे, हम उस वक्त भी उसको अपोज करते रहे। देखिए, अब आपने खबर मानेका के इंटरव्यू की बात की, अभी आज या कल आ जाएगा उनका मलिक रियाज का इंटरव्यू भी, और उसमें भी आप देख लेंगे किस तरह के इंकशाफ होंगे। ये आपकी खबर है कि मलिक रियाज का भी इंटरव्यू आने वाला है। लेट्स सी इंटरव्यू आता है या नहीं। जुल्फिकार साहब, अभी रियासत मदीना के नाम पे बड़ा वोट पीटीआई को मिला और बड़े लोग उससे इंप्रेस होते थे रियासत मदीना का जब नाम लिया जाता था। जमात इस्लामी का हमेशा इस्लामिक एजेंडा रहा, वो इस्लामिक रिफॉर्म्स की बात करते थे, उन्होंने पिछली गवर्नमेंट्स में सोलो फ्लाइट्स भी ली। वो समझते हैं कि उनमें करप्ट लोग नहीं हैं और वो करप्ट प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट भी है, अभी भी वो एहतसाब का मुतालबा कर रहे हैं। आपके ख्याल में जमात इस्लामी की पोजीशन इस वक्त क्या है, और क्या जमात इस्लामी आइंदा भी सोलो फ्लाइट लेगी, और क्या जमात इस्लामी वो वोटर कैच नहीं कर सकती, अट्रैक्ट नहीं कर सकती जो पीटीआई करती थी रियासत मदीना के नाम पे?
देखिए सिर्फ मजहब पाकिस्तान के अंदर टोटली सियासत के लिए नहीं बिक सकता। मजहब एक सेगमेंट जरूर है, लेकिन मजहब की बुनियाद पे आप हुकूमत नहीं बना सकते। जहां तक जमात इस्लामी का ताल्लुक है, जमात इस्लामी के लोग बड़े ग्रूम्ड लोग हैं, वेल ट्रेंड लोग हैं, अच्छे बोलने वाले लोग हैं, तरबियत याफ्ता लोग हैं। आपको जमात इस्लामी के अंदर कोई जाली डिग्री वाला बंदा नहीं मिलेगा, कोई नैबज़दा शख्स नहीं मिलेगा। ये जमात इस्लामी का बिलाशुबा क्रेडिट है। और जमात इस्लामी के अंदर बाय द वे डेमोक्रेसी भी है, उनके सिस्टम के अंदर भी जब उनका अमीर बनता है और वो भी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के जरिए बनता है। लेकिन इसके बावजूद वो बांग्लादेश में पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां भी दे रहे हैं। वो पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़े होते हैं, पाकिस्तान की नजरियाती एहसास के साथ। लेकिन आज भी इक़्तिदार से वो कोसों दूर है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनकी अवामी सतह के ऊपर जो अवामी मजाज पे जिस तरह बाकी पार्टी सियासत कर रही हैं, शायद वहां पे थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। उसको जब वो दूर करेंगे तो उस पे उनको पजीरे मिलेगी। मेरिट के ऊपर तो बिलाशुबा उनके लोग बहुत बेहतर है। जहां तक बात हो रही थी कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये सारी सूरत हाल जो पैदा हुई, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें इख्तलाफ करना भी नहीं आता। हम इख्तलाफ भी गाली की जुबान में करते हैं, और सोसाइटी के अंदर इस हद तक कदम बर्दाश्त आ गई है कि लोग डिमांड करते हैं, सुनने वाले डिमांड करते हैं कि या आप उसको गाली दें या उसको गाली दें। दरमियानी बात हम जैसे लोग जो करते हैं वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं। लोग कहते हैं ये क्या बात हुई, आप या नूली के बन जाएं या पीटीए के बन जाएं। हम उनको कहते हैं कि यार जर्नलिस्ट ऐसा नहीं होता, वो दरमियानी बात करता है, जेन्युइन बात करता है, फैक्ट्स पे बात करता है। लोग कहते हैं कि नहीं हमें तो फलाना पसंद है, जो उसको गालियां देता है, जो उसको देता है। तो ये ओवरऑल सोसाइटी के अंदर एक बड़ी बदकिस्मती एक तकसीम पैदा हो चुकी है जिसको खत्म करना इतना आसान है। विद पैसेज ऑफ टाइम ये चीजें सोसाइटी के अंदर प्रिवेल करती जाती हैं। छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गजा में जंगबंदी पे इत्तेफाक हुए, इससे मुतालिक बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। गजा में 4 रोज के लिए जंगबंदी पर इत्तेफाक हो गया, लेकिन अनवर साहब इसके बाद की सूरत हाल क्या होगी? देखिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके लिए हम बड़ा परेशान थे, बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान पूरे बल्कि दुनिया के जो इंसानियत पसंद लोग हैं वो यही चाहते थे कि गजा में जंग बंदी हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हुआ कि 4 दिन का सुकून हुआ कुछ। अब 4 दिन के बाद की सूरत डिपेंड करती है कि ये जंग बंदी को मजीद प्रोलॉन्ग किया जाए, इसको मजीद टाइम दिया जाए। वो किस तरह हो सकता है? अब 4 दिन है और अल्लाह ताला ने मौका दिया मुस्लिम उम्मा के जो हुक्मरान है उनको कि वो इस 4 दिन को मौका गनीमत जाने और वह अमेरिकन के साथ बात करें, बाइडन के साथ बात करें, और जो उनको रोके कि इस जंग को अब रुकना चाहिए और बैठकर बात करें, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया जाए। और जो इसराइल ने किया है, देखिए ना, उन्होंने तो नस्ल कुशी कर दी वहाँ पे, वो कब्जा करना चाहते हैं गजा की पट्टी पर। लेकिन इस सारी सूरत को अब इन्हें कैश करवाने की ज़रूरत है हमारे इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों को। उन्हें चाहिए कि इस पे OIC का भी इजलास बुला लें, गो कि वहाँ पे कुछ नहीं होगा, लेकिन चले कम से कम सलामती काउंसिल के इजलास में इस मामले को लेकर जाएं और अमेरिकन से बात करें कि अब इस मामले को रोक दीजिए, इसका बैठकर हल निकालते हैं, क्योंकि बड़ा खून खराबा हो गया। दुनिया की तारीख में इतना कत्लेआम नहीं हुआ जितना इसराइल ने अब गजा में किया है। लिहाजा इसका मुज़ाकरात के जरिए हल निकलेगा। अगर 4 दिन के बाद खुदा न खास्ता फिर दोबारा इसराइल की जानब से वो जंगबंदी खत्म होने के बाद बमबारी की गई, वही कत्ल गारत का सिलसिला शुरू किया गया, तो फिर हालात मजीद ख़राब होंगे और नुकसान सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? फ़लस्तीन का होगा, और किसी का नुकसान नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि आपने देख लिया 1 माह से ज़्यादा जारी रहने वाली जंग में जो हमारे मुस्लिम ममालिक का किरदार है वो आपके सामने है, और जो आप अमेरिकन और बाकी दीगर ममालिक का किरदार, यूरोपीय कंट्रीज़ का जो किरदार है वो भी हमारे सामने है कि वो बिल्कुल इसराइल के साथ थे, उन्हीं की इमाम पर, उन्हीं की शय पर उन्होंने सब कुछ किया। लेकिन हमारे जो हुक्मरान थे वो बिल्कुल स्टेटमेंट दे रहे थे या फिर बाइकआउट कर रहे थे, यही कर रहे थे। तो प्रैक्टिकली इन्होंने उस तरह कुछ नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। बाइकआउट करते, उनका सफारतकार निकाल देते, उनसे तजारती सख्त इक़दामात करते, ये नहीं किया। इसी वजह से शायद इनकी आतरा मौसर नहीं थी। ठीक है डॉक्टर साहब, इसराइल के गजा में गोल्स क्या है? सलमा, पहले 3 बातें हैं कि एक तो हम जंगबंदी की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन आखिरी खबरें आने तक बमबारी जारी थी। इसराइल अभी तक बमबारी कर रहा है। दूसरा ये कि अमेरिका ने बड़ा वादे तौर पे कहा है कि वो असला फराहम करता रहेगा। और एक अभी जो वजीर आजम उनका नेतन्याहू साहब का जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि वॉर विल कंटिन्यू अनटिल आवर गोल्स आर अचीव। वो कहते हैं हम जंग जारी रखेंगे जब तक हमारे गोल्स पूरे नहीं हो। और गोल्स जो काबीना के अंदर बात हो रही है, वो 2 बातें हो रही हैं। एक तो वो ये गोल चाहते हैं कि जो हमास की काबिलियत है इसराइल के ऊपर हमला करने की, उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना, न्यूट्रलाइज करना। दूसरी बात ये हो रही है कि
यूएन के पीस कीपर्स को किसी तरह अंदर लाया जाए और वो बॉर्डर्स के ऊपर खड़े रहें, ताकि अगर हमास मुस्तकबिल में हमला करना चाहता है तो उसको यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस से गुजर के वहां तक वो पहुंच पाए, यानी कि हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। तो एक वो बफर जोन की भी बात कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जब तक अमेरिका की हमायत उनके साथ है वो अपने गोल्स अचीव किए बगैर जंगबंदी मुकम्मल करेंगे या लंबी करेंगे। बिल्कुल ठीक है। एहतशाम साहब, बज़ाहिर तो अमेरिका कहता रहा कि हम नहीं चाहते अस्पतालों से लाशें उठे, अस्पतालों पे बम गिराए जाए, लेकिन उसके बावजूद इजराइल ने अपनी कार्रवाइयां जारी रखी। देखिए, अमेरिका में सलमा जितनी तेजी के साथ पब्लिक ओपिनियन बदली है और बाइडन के खिलाफ बाय द वे अगले साल इलेक्शन होने जा रहा है, बिल्कुल लोएस्ट पैप पे आ गई इन पॉपुलैरिटी बाइडन की। उसकी बुनियादी वजह है कि जिस ब्लेटेंट अंदाज में अमेरिका ने उनका साथ दिया और आउट ऑफ द वे जाके साथ दिया, सारे रेजोल्यूशन पड़े हुए हैं यूनाइटेड नेशन के, उनको रोंद के जो इजराइल करता रहा है फ़लस्तीन में, किसी ने परवाह नहीं की। यही सूरत हाल आप देख लें यूरोपियन यूनियन की भी है। देखिए, अब बदलते हुए हालात में जो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है वो ये है कि जो हमारी 57 ममालिक के एक लीडर हैं, सऊदी अरब कह लें, MBS ने जो बयान पहला दिया, मेरे ख्याल में इतना स्ट्रॉन्ग बयान दिया है, उसके बारे में लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। वो कहते जी फौरी तौर पे एक कम्प्रीहेंसिव डायलॉग शुरू किया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि 1967 की जो पहली जंग हुई थी अरब इजराइल की, वो बॉर्डर पे वहाँ पे चले जाएं। यानी जो कब्जा किया हुआ है जॉर्डन का, अभी भी सीरिया का भी, गोलान हाइट्स अभी भी उनके पास है, मिस्र का अभी भी कुछ इलाका है, ज़्यादातर उन्होंने तो अपना सना का इलाका, सराय सेना में अपना इलाका वापस ले लिया था, उसको वापस किया जाए। तो ये तो एक बड़ी अच्छी बात है, ये अब 57 ममालिक का एक मैसेज आए। दूसरा शाम साहब, मुसलमान हुक्मरानों ने बातों के अलावा बोलो किए, लेकिन भारत ये पहला बयान ये है, ठीक कह रहे हैं आप। ब्रिक्स की तरफ से जो आया ना, ये जो इम्पोर्टेंट ममालिक है, रशिया और चाइना का बड़ा जिसको कहते हैं फोर्सफुल स्टेटमेंट आया कि फौरी तौर पे जंगबंदी की जाए और अमेरिका पुष्पनाई छोड़ दे लेके। तो ये भी ये देखें ना, एक पोस्टरिंग है, मैसेजिंग, सिग्नलिंग है कि आप मामला को ख़राब करें, इसको आप ठीक करें। अभी देखें, सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे जो लग रहा है ना कि जो 4 दिन की जंग बंदी हुई है, वो कहते हैं कुछ बढ़ भी सकती है फौरी तौर पे। जो रात से शुरू होनी है वो डॉक्टर साहब वो कहते हैं 200 लोग इनके हैं हमास के और 200 लोग इजराइल के जो अगवा किए गए तो वापस आएंगे। आप ठीक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जंग जारी रहेगी। अब देखना यही है कि जंग बंद होगी कि नहीं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ठीक है, हमास ने सियासी तौर पे तो जिसको कहते हैं प्लस पॉइंट अचीव कर लिया है कि उन्होंने इनविंसिबिलिटी की तोड़ दिया, उन्होंने मिथ जो थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ है 9,500 बिल्डिंगे और 14,000 बंदों का मरना, फिर आइंदा के लिए ये 23 लाख की आबादी में कितने लोग रह जाएंगे। आज तक पानी, बिजली, गैस उनकी बंद की है। अब सारी दुनिया कह रही है वहाँ पे तो मेडिसिन तो जाने दें। तो मेरा ख्याल है अभी इतनी आसानी के साथ ये मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है। जुल्फिकार साहब, आपको लगता है कि ये जंगबंदी में तोसी हो सकेगी या कोई मुल्क आगे आके दबाव डाल सकेगा इसराइल के ऊपर कि मजीद लोगों की जानें ना ली जाए, मजीद जुल्म ना किया जाए? देखिए, इस जंगबंदी में कतर ने और सऊदी अरब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और इस जंगबंदी के पीछे 3-4 चीजें थी जो एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें हमास का कहना था, फलस्तीन अथॉरिटी का कहना था कि वहां पे मलबे के नीचे लाशें दबी हुई हैं, वो निकालना चाहते हैं और वहां पे दवाइयां पहुंचाई जाएं, खुराक दी जाए, और साथ जो सबसे बड़ा मुतालबा दोनों साइड पे था वो ये था कि यरगमाली जो है उनको रहा किया जाए। अब ये 4-5 पॉइंट्स हैं, इनकी बेस के ऊपर ये किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इजराइल अपनी लिमिट्स के अंदर रह के इन चीजों को तस्लीम कर लेगा? क्या इजराइल वहां पे फलस्तीन का वजूद देखना चाहता है? क्या फलस्तीनी इजराइल को वहां फलता फूलता देखना चाहते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं? मजहबी, एक मुसलमानों का मजहबी मसला भी है। मस्जिद अक्सा के हवाले से जो यहूदियों के अजाइम हैं वो लिखी पड़ी एक हकीकत है। वो किस तरह ग्रेटर इसराइल की बात कर रहे हैं, क्या उसको वो भूल जाएंगे? क्या मुसलमान उसको भूल जाएंगे? ये हो नहीं सकता। लिहाजा ये वक्ती तौर पे जंगबंदी और इस तरह के अरेंजमेंट हो सकते हैं, लेकिन हमेशा ज़हन में रखिएगा कि जो दोनों फ्रीकैन अगर बराबरी की सतह पे हों फिर तो कोई मुज़ाकरात हो के उस पर कोई पाबंदी हो सकती है, कोई गारंटी दी जा सकती है। लेकिन एक तरफ इस लेवल का एक शख्स हो या एक मुल्क हो या फौज हो जो यूएनओ सबसे बड़ी अथॉरिटी है उसकी भी ना मान रहा हो, अमेरिका की भी ना मान रहा हो, बल्कि वो उसके साथ खड़े हो, तो उस सूरत में आप एग्रीमेंट भी कर लें, उसको इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? कल को इजराइल से पूछेगा कौन? उसकी जवाब तलबी कौन करेगा कि ये आपने क्या किया है? तो लिहाजा इजराइल तो पूरी रिट के साथ बदमाशी कर रहा है और वहां पे जिस तरह उन्होंने बिल्कुल ठीक है, इजराइल को किसी तरह रोकना होगा इस जुल्मों से, जिस तरह पूरे वसाइल के साथ उनके साथ खड़ा है,
मुझे नहीं बिल्कुल लगता कि ठीक है। इसराइल को उसकी इस अमल से रोका जा सकेगा। बिल्कुल ठीक है। एक और खबर जिस पे मैं शॉर्ट कमेंट लेना चाहती हूँ तमाम तज्जियाकारों का, वो ये कि डॉक्टर साहब पिछले दिनों यहाँ पर थे, डोनाल्ड ब्लूम, जिनकी मुलाकात के चर्चे थे चेयरमैन पीटीआई के साथ, उस पर कोई तस्दीक नहीं कर सका इस खबर की, आई डोंट नो हुई या नहीं हुई, लेकिन तर्जुमान जो है महकमा खारजा के, उन्होंने एक डिटेल्ड प्रेस ब्रीफिंग में बहुत सारी चीजें क्लियर की हैं, लेकिन इस मामले को वो भी गोल कर गए। तो आप कैसे देखते हैं सारे मामले को? देखिए सलमा, ये शुरुआत मेरा ख्याल है कि परवेज इलाही साहब ने की थी, और मेरे नजदीक परवेज इलाही साहब ने छोड़ी है, मुकम्मल गोली है। आप सोचिए ना कि इसके पीछे वो कहना क्या चाह रहे हैं। पहले कहते थे कि अमेरिका ने इनकी हुकूमत गिराई है, अब ये कह रहे हैं कि जी पीटीआई के सपोर्टर्स को कि जी अमेरिका का एम्बेसडर हमारे सदर को, हमारे चेयरमैन को मिलने चला गया, अब वो बचा लेगा। मतलब व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जुल्फिकार साहब, आपके ख्याल में तीन जो इम्पोर्टेंट बातें की गई हैं, अफगान रेफ्यूजीज के मामले में, पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोजीशंस में मौजूद लोगों के मामले में, और बलूचिस्तान में जो प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है तरबियत से मुतालिक, उसमें $4 मिलियन भी गालिबन दिए जाएंगे, आपके ख्याल में कितनी इम्पोर्टेंट है ये तीनों बातें? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और जिस तरह पाकिस्तान ने स्टॉन्स लिया है, जिस तरह पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट है और पाकिस्तान की फौज ने इस पे स्टॉन्स लिया है, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, ये इसी को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जहां तक जेल में मुलाकात का ताल्लुक है, मैं डॉक्टर साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं। अगर अमरीकी सफीर इस तरह मिल रहे होते और इतनी उनका कुर्बत होती, तो शायद वो बहुत पहले से बाहर होते, जेल के अंदर ना बैठे होते। ये चौधरी साहब को भी हो सकता है किसी ने कहा हो कि वो आए हैं और उन्होंने आगे बात छोड़ दी। जेल के अंदर छोटी छोटी इस तरह के सहारे होते हैं कि वकील साहब ने आज दरखास्त दायर की है, कल जमानत हो जाएगी, परसों निकल आएंगे, वो 24 घंटे इसी तरह की चीजों के ऊपर ही गुजरते हैं। जाहिर वहाँ पे कैद तन्हाई के अंदर इस तरह का भी आसरा हो, इस तरह का भी अगर मामला ना हो तो क्या हो। बिल्कुल तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे अमरीकी सफीर जाके उनसे मुलाकात ठीक। अनवर साहब, अमरीकी सफीर के देखिए, वो हमारी सियासत में मुदाखलत जरूर करते, इतनी खुली मुदाखलत नहीं होती कि वो जेल में जाके किसी भी लीडर को जाके मिले। देखिए, और ये बात दुरुस्त है कि हमारे यहाँ उनका इन्फ्लुएंस रहा है। और जहाँ तक आपने इनके पैकेज की बात की, देखिए ये उनकी जरूरत है। अफगान रेफ्यूजीज को वापस भिजवाना जो है इलीगल, वो अपनी जरूरत के मुताबिक वो ठीक कर रहे हैं, उनको हमारी पॉलिटिक्स से कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, उनको हमारी पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट होता है, मतलब सियासी शख्सियत से वो जाती तौर पे जाके मिले, उनको क्या पड़े। वो देख रहे हैं, पहले भी मुलाकातें होती रही हैं, जेल के अंदर जाकर मुलाकात करने वाली बात नहीं है। अफगान रेफ्यूजीज की बात की तो ईरान ने आज बड़ा जबरदस्त काम किया। वहाँ पे दहशतगर्दी के इल्जाम में जो वहाँ पे अफगानी हैं उनको निकालना शुरू कर दिया है, ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, उसमें भी पकड़े जा रहे हैं वहाँ। देखिए सलमा, ये अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन, उनके बड़े इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान में, रीजन में। वो हमेशा लोगों के साथ मिलते हैं, उनको मिलना चाहिए, मिलते रहते हैं, लेकिन वो भी हवाओं को रुख देखते हैं कि किधर चीजें जा रही हैं, देखभाल के मिलते हैं, ऐसे नहीं किसी से भी जाके मिलने। बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम खत्म हुआ। पब्लिक ओपिनियन से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।